के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर किया प्रहार। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। एक व्यक्ति को पीटकर मौत के घाट उतारने वाले 4 अभियुक्तों को चौक थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पूर्व विधायक अजय राय अपने बड़े भाई की हत्या के मामले के संदर्भ में सुरक्षा के साथ पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज। और अब खबरें विस्तार से। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर प्रहार किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा बयान मीडिया से बात करते हुए सर्किट हाउस में दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अपनी जमानत बचाकर दिखाएं। वहीं अन्य सवालों के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आपदा में अवसर तलाशने वाली है। कोविड-19 के दूसरे फेज में जब देश ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की किल्लत से जूझ रहा था तो देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर वोटों की राजनीति कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा दिए गए अखिलेश यादव के ऊपर बयान पर भी ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनके अभी तक के द्वारा किए गए कोई भी कार्य पूरे नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को कहा है कि बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह रख ले, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने सही कहा है जी। जितने माफिया हैं, गुंडा हैं, अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें हिलते हैं, उधर से एकदम क्लीन होकर निकल रहे हैं। जिनका गिराना चाहिए तो उनके अंदर गिराने जा नहीं रहे हैं। गिरा किसका रहे हैं? गरीब, कमजोर और जाति धर्म चिन्ह करके गिरा रहे हैं। तो उनको बुलडोजर चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। अलीगढ़ में कल बीजेपी के द्वारा कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, उस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये ढोंग है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ढोंग नहीं है। विद्यालय का उद्घाटन हुआ महेंद्र सिंह के नाम से, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने किया है। अब 4 महीने बाद चुनाव है तो वो काम तो पूरा होगा नहीं सरकार में। ये उद्घाटन का ये शिलान्यास करते हैं, एक भी काम इनका पूरा नहीं हुआ। 4.5 साल बीत गए तो 6 महीने और दिसंबर के पहले, दिसंबर में सूचना लग जाएगी। ये काम कैसे पूरा करेंगे यूनिवर्सिटी का? पहला सवाल। और पूरे जहां अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री जी गए हैं उसके इर्द गिर्द डेंगू बीमार से सैकड़ों बच्चे मर गए और डेली 2-4 हत्या डेथ हो रही है। सरकार को दवा की व्यवस्था, हम डेंगू बुखार पे कैसे कंट्रोल करें, इसके विषय में सरकार को चिंता नहीं, चिंता उनको वोट की है। वो जाट वोट उनसे नाराज है। महेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं तो उनके नाम से यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाट वोट को अपने पक्ष में करने की तैयारी है और ना कि यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की उनकी तैयारी है। जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो यही योगी जी, मोदी जी, प्रदेश में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, अस्पताल की जरूरत थी तो ये लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे, वोट जुटा रहे थे। ठीक उसी तरह अब 2022 का चुनाव आ रहा है तो ये कभी यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो कभी किसी महापुरुष के नाम पर उनकी मूर्ति लगाने का घोषणा करेंगे, लेकिन ये काम पूरा होने वाला नहीं है। ये शुद्ध रूप से गरीब, कमजोर, वंचित समाज को धोखा देने का काम ये कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे इसको? अब भगवान राम तो वोट नहीं देंगे। अयोध्या में जाके कोई तिरंगा निकाले सोचे वोट मिल जाए, वोट तो नहीं मिलेगा। वोट तो गांव में, शहर में, नगरों में, जहां बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ अपने परिवार के बच्चों के साथ है, वोट तो वहां है, वोट तो उसको देना है।
तो तिरंगा यात्रा से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक हल्ला कर सकते हो कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन जाकर अयोध्या में कर रहा है, तो ना तो प्रबुद्ध सम्मेलन अयोध्या में भगवान राम वोट दिलाएंगे न देंगे, और ना तिरंगा यात्रा से मिलना है। तो ये सब सिर्फ ड्रामा है। आप पार्टी कर रही कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, लेकिन आपके द्वारा बयान दिया गया था कि गठबंधन आप पार्टी कर सकती है। हमारे तरफ से खुली छूट रहती है। हमारे मोर्चे में जो इस प्रदेश में, इस देश में जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं, जो इस प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण राजनीति में, नौकरी में दिलाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री 5 साल करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, जो प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसे जो भी दल हमारे मोर्चे में आना चाहें, हम उनका स्वागत करते हैं। हम प्रयास भी करते रहेंगे कि हमारे मोर्चे में आवें। अब उनका काम है कि आम आदमी पार्टी आवे न आवे, उसका काम है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कल कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नागपुर में उसका सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां झूठ बोलने की, फरेब बोलने की, भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, तो ये वही बोलते हैं जो वहां सिखाया जाता है नागपुर में। ये महंगाई पर एक शब्द भी बोलने को कतराते हैं। हिम्मत है उड्डयन मंत्री मिल जाए, पूछ लीजिएगा। अगर मर्द हो तो महंगाई पे बताओ कि गैस सिलेंडर 400 से 900 कैसे चला गया, डीजल जो है 55 रुपए से 90 रुपया कैसे पहुंच गया, पेट्रोल 60 से 100 कैसे पहुंच गया, सरसों का तेल 200 से 50 से 200 कैसे पहुंच गया। है जवाब इनके पास। भ्रष्टाचार पहली सरकार है जो श्मशान, गांवों से श्मशान घाट पे लाश जाती थी। ये पहली सरकार है श्मशान घाट से लाश गांव गई है। ये उपलब्धि है सरकार की। पहली सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आके जनता से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे थे। ये पहली सरकार है। ये पहली सरकार है जिस सरकार में अपराधी एसपी को थप्पड़ मारता है और भारतीय जनता पार्टी उसको जिला जज बनाती है। ये पहली सरकार है जो रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाता है नेता, उस नेता को अपने में शामिल करके उसको चेहरा दिखाती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद घूम घूम करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हत्या कराती है, और उसी जितिन प्रसाद को अपने वॉशिंग मशीन में हिलाई, उधर से निकाल दिया, क्लीन चिट हो गए। तो ये झूठ बोलने वाले, फरेब बोलने वाले, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की ट्रेनिंग नागपुर में सिखाई जाती है। वहीं से सीख के आए हैं। उड्डयन मंत्री से खाली पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे जो एयरपोर्ट बेच दिए हो तुम, प्लेन का किराया कितना बढ़ गया बता दो। तुम जो वहां स्टैंड था, जो गाड़ियां जाती थी, उसका किराया तूने कितना बढ़ा दिया। प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए से 50 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, तुम इतना खाली बता दो। औकात नहीं है, हिचकुर आ जाएगा मुंह से, जबान नहीं खुलेगी। तो ये झूठ बोलने वालों की गोल है। टीएस सिंह ने कहा है कि गुजरात में बारिश होती है तो छाता लखनऊ में लगता है, इस पे आपका क्या? देखिए, स्वतंत्र देव भी उसी टीम के खिलाड़ी हैं, वहीं से निकले हैं जहां नागपुर से ये भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये लोग महंगाई पे कोई सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई सवाल नहीं, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, वो कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, लाइन ऑर्डर खराब है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये लोग खाली झूठ बोल करके समाज का ध्यान मूलभूत समस्याओं से, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इससे भटकाने के लिए ये लोग बोलते हैं और कुछ है नहीं। एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी बढ़ी है, लेकिन गन्ना रेट अभी वही का वही है, ये क्या? 19 रुपया 60 पैसा किसानों के गेहूं का रेट तय है, लेकिन सरकार गेहूं 13 रुपया में बिक रहा है। कोई कार्रवाई की? दाम बढ़ाने से क्या होगा? जब चुनाव आया है तब इन्होंने गन्ना का दाम बढ़ाया है, अभी ना लागू तो नहीं ना हुआ, खाली मौखिक घोषणा की है ना।
गन्ना किसानों का भुगतान तो कर ही नहीं सकते। चीनी का रेट तो फिर पता लग रहा है कि जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा था वैसे उसका भी दाम बढ़ने लगा है। तो ये शुद्ध रूप से फरेब, झूठ, 420, भ्रष्टाचार, लूट खसोट करने की ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में। वही सीख के सब आए हैं, यही बोलते हैं। अनिल राजभर, कल बयान आपके द्वारा उनके द्वारा दिया गया कि आप पिछड़े जनजाति के जो हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं। उनसे कहिए अपनी जमानत बचावे। यहाँ तक कि वो आपको पहचानते भी नहीं हैं कि ओम प्रकाश राजभर हैं कौन। 22 का चुनाव हो जाने दीजिए। एक दिवसीय दौरे पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी आए। अपने एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बारिश के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों के संदर्भ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए समय सीमा के अंदर सारे गड्ढों पर जो रिपेयरिंग कार्य हो रहा है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि 4 साल में उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से विकास हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से अब उत्तम प्रदेश बन रहा है और जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर काबिज होकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा हुई और विशेष रूप से बारिश के समय में सड़कों में जो गड्ढे हो गए हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में निर्देशित किया है कि 20 तारीख से 100% गड्ढों को भरने का अभियान शुरू। आज की बैठक में उसकी भी चर्चा हुई। विभिन्न विभागों में पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स हैं, नगर निगम की जो रोड्स हैं, विकास प्राधिकरण की रोड्स हैं और मंडी परिषद की रोड्स हैं, आवास विकास की रोड्स हैं और वहाँ पर जो जो इशू हैं उनकी विस्तृत चर्चा हुई और अभी बारिश रुकते ही वृहद स्तर पर गड्ढा मुक्ति के लिए कार्य आरंभ किए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर सहित अखिलेश यादव लगातार भाजपा को मुखर हैं, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के रूप में दुनिया का श्रेष्ठतम नेतृत्व है, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के रूप में श्रेष्ठतम नेतृत्व है और विगत 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को जो गति मिली है, एक बीमारू राज्य की अवधारणा से उत्तम प्रदेश की अवधारणा की ओर ले जाने में हमारी सरकार सफल हुई है। जनता का स्नेह, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और उसने अपनी भूमिका का भी निर्वहन नहीं किया। 4.5 साल में अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का भी उन्होंने निर्वहन किया होता तो जनता उनकी बात को तवज्जो देती। केवल सुबह सो के उठ के एक ट्वीट कर देना और इतनी इतश्री है श्रीमान अखिलेश यादव जी के कार्यों की। जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और आने वाले चुनाव में ये परिलक्षित होगा। हम पुनः 300 से ज़्यादा सीटें लाके प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है सर कि बीजेपी सरकार अपना चुनाव चिन्ह बदल कर बुलडोजर रखेगी। अपराधियों के जो अवैध संपत्ति जो उन्होंने कब्जा करके सरकारी भूमि बनाई थी उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर और अखिलेश यादव उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनके ऊपर आगे भी अगर वो कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। एक व्यक्ति को पीटकर मौत के घाट उतारने वाले 4 अभियुक्तों को चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 11 सितंबर को कर्णघंटा क्षेत्र में 300 ग्राम सोने की हुई टप्पेबाजी के बाद सलमान नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें लिप्त 4 अभियुक्तों को चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त काशी जोन अमित कुमार ने बताया कि विगत 11-12 सितंबर की रात्रि को सलमान की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें ये पता चला था कि सलमान कलीम नामक व्यक्ति के सोने चांदी की दुकान पर कार्य करता था। कलीम ने उसे 300 ग्राम सोना सफाई के लिए दिया था
जो सलमान लेकर निकला और उसके साथ टप्पेबाजी की घटना हुई, जिसमें कलीम और अन्य ने सलमान को मारा पीटा और उससे पूछताछ की। इस बीच सलमान की हालत खराब हो गई और कबीरचौरा से बीएचयू ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौत के बाद चारों आरोपी फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। थाना चौक पर एक सलमान, जिसकी उम्र 20-21 साल के आसपास थी, उसकी मौत हो गई थी गत 11-12 की रात में, जिसमें 12 तारीख को ही रात में ही 3 बजे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज विभिन्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिसकी मौत हुई है उससे क्या संबंध है आरोपियों का, और वजह क्या थी? सलमान एक कलीम नाम के व्यक्ति के दुकान पर काम करता था, जिसमें आभूषण इत्यादि की सफाई करना या जोड़ इत्यादि करने का काम वो किया करता था। वो एक कारीगर था। कलीम सलमान के सगे जीजे का ममेरा भाई है। जो प्रकाश में आया इन्वेस्टिगेशन में कि कलीम के द्वारा कुछ सोने का सामान सलमान को दिया गया था साफ सफाई इत्यादि हेतु कार्य करने के लिए, जिसमें सलमान उसे कहीं लेके जा रहा था और उसके बीच में उसके साथ टप्पेबाजी इत्यादि की घटना हुई, जिस पर कलीम को विश्वास नहीं हुआ और वो सलमान से पूछताछ करने लगे। उसके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे, वो भी पूछताछ करने लगे, उनके परिवार को भी बुलाया गया। इस पूछताछ के दौरान कलीम द्वारा टॉर्चर किया गया, जिसके तहत सलमान की बाद में मौत हो गई। और इस घटना में परिवार द्वारा जितने भी आरोपी को आरोपित किया गया था, सभी को वर्तमान में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये लोग कौन हैं और साथ में जो कलीम के साथी थे या परिवार के ही लोग थे, कुल कितने लोग पकड़े गए? एक इसमें कलीम है, एक अन्य व्यक्ति है जिसका कि सोने का सामान वहाँ पे रखा गया था। 2 अन्य दोस्त हैं जो कि सका कलीम के दोस्त थे। सर, इसका कोई रिकॉर्ड भी है क्या इसका? कलीम के संबंध में कोई आपराधिक इतिहास हमें अभी वर्तमान में मौजूद नहीं मिला है। उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है तथा पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है, ताकि उसके विरुद्ध पुराना भी अगर कोई मुकदमा हो तो हम उसमें सख्त से सख्त और भी कार्रवाई कर सकें। सलमान की किसी पॉइजनस चीज़ के खाने की भी बात है, तो डेट ऑफ कॉज क्या रहा? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ऑफ कॉज है वो सर पे जहरीला चोट आने से हुई है। हालांकि केमिकल इत्यादि की जांच के लिए भी उन्होंने विसरा प्रिजर्व रखा हुआ है, जिसके संबंध में आगे जांच की जा रही है। सर, जैसा बता रहे हैं टप्पेबाजी हुई उस आभूषण या उस धातु के साथ, तो उसकी भी रिकवरी के लिए प्रयास हो रहे हैं? देखिए, जो टप्पेबाजी की घटना हुई थी उसमें सलमान के पिता अशरफ जी द्वारा एक मुकदमा कोतवाली थाने में पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में पुलिस जाँच कर रही है। विभिन्न CCTV भी खंगाल रही है। हमें 2 अभियुक्तों को उसमें फोटोग्राफ्स मिले हैं CCTV के माध्यम से, जिनको हम आपके माध्यम से आज जारी कर रहे हैं और उन पे 5000 रुपये का इनाम भी रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति उनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को देता है तो हम उन्हें 5000 रुपये नगद पुरस्कार पुलिस की तरफ से दिया जाए। पूर्व विधायक अजय राय अपने बड़े भाई की हत्या के मामले के संदर्भ में सुरक्षा के साथ MP MLA कोर्ट प्रयागराज में मिली तारीख पर पहुंचे। पूर्व विधायक अजय राय अपने बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में बुधवार को पुनः MP MLA कोर्ट प्रयागराज में मिली तारीख पर पहुंचे। हालांकि इस बार उन्हें प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई। आपको बता दें कि इससे पूर्व जब बिना सुरक्षा के पूर्व विधायक अजय राय कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट ने इस विषय में प्रशासन से जवाब मांगा था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई गई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। 2 वर्षों की खामोशी के बाद स्कूलों में फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। सोमवार से प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी कक्षाएं सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ऑफलाइन संचालित की जाने लगी हैं। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण समूह ने भी अपनी सभी शाखाओं में वृहद सैनिटाइजेशन कराने के बाद सभी कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। इसमें सभी बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन एवं उचित दूरी का पालन करते हुए कक्षा संचालित हो रही है। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, उचित दूरी इत्यादि के विषय में जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय के बनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने बताया कि कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों में एक महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आया है और वो ये है कि बच्चों के साथ साथ अब अभिभावक भी जागरूक और सक्रिय हुए हैं। ये एक अच्छी पहल है और इसके अच्छे परिणाम होंगे। चौबे जी, कोरोना काल के बाद से विद्यालय खुला है, अब सुचारू रूप से चल रहा है। किस तरह से विद्यालय में व्यवस्था की है आप लोग? देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये
कि अब शिक्षा में जो एक नया परिवर्तन आया, यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के पहले की शिक्षा व्यवस्था और कोरोना काल के बाद की शिक्षा व्यवस्था, तो इन दोनों व्यवस्थाओं में एक मूलभूत परिवर्तन अभी आया है। पहले क्या था, गार्जियन इतना ज़्यादा जागरूक नहीं था बच्चे के हेल्थ और हाइजीन को लेके। अभी बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा जागरूक हो गए हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। वो प्रॉपर मास्क लगा के बच्चों को भेजते हैं। वो चाहते भी हैं कि स्कूल इसकी प्रॉपर व्यवस्था करे, समय समय पर चेकिंग करे, और हम लोग भी ऐसा करते हैं। हम लोग नियमित रूप से क्लास में जाके देखते हैं कि उनके यहाँ सैनिटाइज़र है कि नहीं, उनके पास पर्सनल अपना सैनिटाइज़र है कि नहीं, अगर है तो उसका उपयोग कैसे करना है। सिर्फ सैनिटाइज़र रखने से वायरस नहीं मरेगा, आप वायरस को किल कराना है तो उसका सही ढंग से उपयोग करना है। समय समय पे हाथ धोने की प्रक्रिया को हम लोग बार बार उनको रिपीट कराते हैं कि आप इसको करना है। भोजन कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पर हम लोग प्रॉपर काम करते हैं। तो शिक्षा में ये परिवर्तन आया है और इसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आगे दिखेगा। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? आगे संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का और अपने अगल बगल की सफाई का ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से इतने दिनों से बंद पड़ी व्यवस्था को फिर से वो मेहनत करके ले आएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर अपने पर काम करें। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और महिलाओं से संबंधित घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में जिस प्रकार से मिशन शक्ति फेज 3 का कार्य चल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। मिशन शक्ति देन है कि वर्तमान समय में महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मैडम, महिलाओं के प्रति वर्तमान समय में हिंसा बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? कहीं कहीं पे दिखाई दे सकता है हिंसा। वैसे तो जब से हमारी सरकार आई है तब से बहुत ही कमी आ गई है हिंसा में। 8 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, वही बता रहे हैं, कहीं कहीं पे इस तरह का मामला हो जा रहा है जहाँ पे लोग मतलब शिक्षा की ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए कि घर में एक संस्कृति देना चाहिए बच्चों को जिससे कि इस तरह का माहौल ना होने पाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है सरकार? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हर थानों में महिला थाना बना हुआ है, जहाँ पे हमारी बहनें बेटियाँ बेझिझक चली जा रही हैं अपनी बातों को कहने के लिए, जो भी समस्या उनको। तो इस तरह से देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत जागरूक हैं, अपने आप में वो मतलब शक्तिशाली हैं और अपने इस चीज़ को प्रूव भी कर रही हैं। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे मामले हो जा रहे हैं, उसके लिए तो मतलब थाना है, पुलिस है और सब लोग हैं। लगातार विपक्ष तंज कस रहा है सरकारों पे कि और इसमें हत्या और गैंग रेप वगैरह तमाम तरह से हर जगह से ये घटनाएं घट रही हैं। इस पे विपक्ष आज तक तो कुछ किया नहीं है। पिछले 70 सालों में जिनकी सरकार थी उसमें इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। और आपके भी माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियां बहुत ही जागरूक हुई हैं। इस तरह का कोई मतलब बहुत कम ही ऐसा मामला है जहाँ पे आप बोल सकते हैं ये चीज़। कांग्रेस सभासद के निधन के चलते मिनी सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। विभिन्न समस्याओं को लेकर टाउन हॉल के सभागार में महापौर व सभासदों सहित अन्य अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। इस दौरान महापौर के आने के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद सभासद सीताराम केशरी ने कांग्रेस की सभासद विल्किस बेगम के निधन की सूचना देकर सदन स्थगित करने की मांग करने लगे, जिसे सुनकर कई सभासदों ने भी समर्थन किया, जिसे संज्ञान में लेते हुए महापौर ने व सभी सभासदों ने 2 मिनट का मौन रखकर बैठक को स्थगित कर दिया। उन्होंने बताया कि अब बैठक 24 सितंबर को की जाएगी।
किया गया क्योंकि 14 तारीख कल के दिनांक 14 तारीख को सुबह 6 बजे हमारी पूर्व सभासद रही बेगम बिल्किस जी का अकस्मात मृत्यु होगी और ये सदन पूरे संवेदना के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन की बैठक को स्थगित की। अगली बैठक हमारी 24 तारीख को 12 बजे। बड़ा गणेश मंदिर में षष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के अंतर्गत षष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने बाबा की अलौकिक झांकी का दर्शन किया। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायिका सुमन अग्रहरी द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर भक्तगण झूम उठे। इस अवसर पर भजनों का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार की प्रभावी रोकथाम के लिए शहर में दवा छिड़काव, फॉगिंग और सफाई का व्यापक और पारदर्शी अभियान चलाया जाए। डॉक्टर ओपी सिंह सपा के अपना बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत 1 दर्जन से अधिक वार्डों में जनसंपर्क पदयात्रा करने के बाद बुधवार को पराड़कर भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ज्ञापन में मांग की है कि शहर में कथित विकास कार्यों के नाम पर सड़क और गलियों में खुदाई के काम को तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि सड़क खोदकर छोड़ दी जा रही है और उसमें बारिश का पानी जमा हो जाने से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर समेत तमाम मच्छर जनित घातक बीमारियों के लार्वा पैदा हो रहे हैं। क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाएं? मैं पिछले 15 दिन से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत किया और अपना बूथ सबसे मजबूत वाइस साइकिल के रूप में मैं शहर के विभिन्न वार्डों में पदयात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम किया और जनता के बीच में जाने के बाद जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ी, जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ही नाखुश है और समय का इंतजार कर रही है कि वो समय आए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करूं। अभी जो परेशानी जनता के बीच में है, पदयात्रा के समय जो मुझे दिखाई पड़ा, हर परिवार में डेंगू, मलेरिया और सीजनल बुखार से लोग पीड़ित है। पीड़ित होने के बाद जो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो जिला प्रशासन के लोगों द्वारा डेंगू, मलेरिया और सीजनल बुखार की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी नहीं की गई है। बल्कि मेरा ये मानना है कि डेंगू आज के डेट में कोविड-19 का रूप ले चुका है काशी में और जिला प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। कल मैं नगर निगम में जाकर नगर आयुक्त से पूरी बात बताने का काम किया और साथ ही स्मार्ट मीटर के रूप में जो जनता से उगाही सरकार द्वारा की जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। जिनके बिल 200 से 300 रुपये आते हैं, आज बिजली विभाग द्वारा 2,500 से 3,000 उनसे उगाही और वसूली की जा रही है स्मार्ट मीटर के नाम से। और इस संदर्भ में भी मैं आने वाले समय में एमडी से मिलकर इस पर समुचित व्यवस्था करने की बात करूंगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर किया प्रहार। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। एक व्यक्ति को पीटकर मौत के घाट उतारने वाले 4 अभियुक्तों को चौक थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पूर्व विधायक अजय राय अपने बड़े भाई की हत्या के मामले के संदर्भ में सुरक्षा के साथ पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।